को ओबीसी लिस्ट में संशोधन का अधिकार। लोकसभा में पेश हुआ ओबीसी आरक्षण पर राज्यों को अधिकार देने वाला बिल। मैं अनुरोध करता हूं कि इसको प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। 127वां संविधान संशोधन बिल से राज्यों को मिलेगा ओबीसी आरक्षण पर अधिकार। ओबीसी की लिस्ट में जातियों की लिस्टिंग का मिलेगा राज्य को अधिकार। बिल के पारित होने के बाद राज्यों को ओबीसी आरक्षण के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा। अध्यक्ष जी, गुजरात में पटेल, हरियाणा में जाट और महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का रास्ता होगा साफ। विवाद खत्म या शुरू? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। संविधान संशोधन के जरिए ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार फिर से राज्यों को देने का रास्ता साफ होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी, तो अब रास्ता केवल संसद का और संविधान संशोधन का ही बचता था। अब सवाल यह है कि ये राज्यों को फिर से शक्ति देने का फैसला है, ये ओबीसी विवाद को राज्यों की तरफ फिर से मोड़ देने का फैसला है, ये ओबीसी में शामिल होने की महत्वाकांक्षी जातियों का रास्ता साफ करने वाला फैसला है, या फिर यह संसद सत्र में विपक्ष से घिरी केंद्र सरकार का वो दांव है जो विपक्ष के तेवर नरम करेगा। इन सवालों का जवाब अभी आना बाकी है। ये तय है कि मूल में राजनीतिक नफा नुकसान का गुणाभाग ही है। तो इन्हीं सवालों पर आज बात होगी प्राइम डिबेट में। सवाल है कि ओबीसी लिस्ट राज्य के दायरे में आने से क्या बदलेगा। नया ओबीसी बिल विवादों को खत्म करेगा या बहुत सारे नए विवादों की नींव रखेगा? और क्या ताजा सत्र में विपक्ष के विरोध को नरम करने की नीयत से भी यह बिल लाया गया है? सुरेंद्र सिंह नरूका जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और पाराशर नारायण जी हैं हमारे साथ, समता आंदोलन के प्रणेता हैं। आप दोनों आप स्टूडियो में हैं। सत्यनारायण सिंह जी हैं, ओबीसी कमीशन में आप रह चुके हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। और आरसी चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। पाराशर जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। बहुत संक्षेप में सबसे पहले आप इसको ब्रीफ करिएगा, चूंकि ज़्यादातर लोग इसको मोटे मोटे तौर पर ही जानते हैं, इसकी तकनीकी गहराई को नहीं जानते हैं कि ओबीसी आरक्षण जैसे चला रहा था उसमें किस तरह की बदलाव की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए क्या बदलाव कर दिए गए थे, जिसके बाद 5 मई का फैसला था, उसने एक नया रास्ता दिया और अब सरकार को वापस स्टेट्स के पास ये अधिकार देने के लिए बिल लाना पड़ रहा है, संशोधन करना पड़ रहा है। देखिए सर, ओबीसी का आरक्षण शुरू से तो ऐसा था, इंदिरा साहनी के जजमेंट से जो मंडल कमीशन के द्वारा लाया गया था, उसमें राज्यों को ही ओबीसी की सूचियां जारी करने के लिए कमीशन बनाने का, कानून बनाने का ये अधिकार दिए गए थे। लेकिन 102वें संविधान संशोधन द्वारा 15 अगस्त 2018 से जो लागू हुआ, उसके बाद से ये व्यवस्था हो गई थी कि संसद के पास ये अधिकार केंद्रित हो गए थे, भारतीय संसद के पास, और जो राष्ट्रपति अधिसूचित करेंगे वो ही ओबीसी कहलाए जाएंगे। क्योंकि 102वें संविधान संशोधन से एक तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, दूसरा संविधान में ओबीसी को डिफाइन कर दिया गया। डिफाइन करने के बाद ये कह दिया गया कि ये संवैधानिक पर्पज से, मतलब जो आरक्षण का देने के जो भी उद्देश्य संविधान के तहत, उसमें यही डेफिनेशन काम आएगी जो इसके तहत ओबीसी कहलाएंगे वही, और वो थे जो राष्ट्रपति अधिसूचित करेंगे वही ओबीसी कहलाएंगे। राष्ट्रपति महोदय ने या संसद ने 15 अगस्त 18 के बाद 102वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद आज की तारीख तक एक भी जाति, वर्ग या समुदाय को ओबीसी घोषित नहीं किया है, अधिसूचित नहीं किया है। ठीक है। तो हमारा क्लेम ये था कि जी ये तो अभी ओबीसी मैदान में ही नहीं है, ओबीसी आरक्षण है, लेकिन ओबीसी की सूचियां तो नल एंड वॉइड हो गई। जो राज्यों ने घोषित की थी वो तो संविधान के खिलाफ हो गई हैं। संविधान में डेफिनेशन दे दी है, जो राष्ट्रपति अधिसूचित करेंगे वही होंगे ओबीसी।
तो ये चीज चलते चलते हमने रिटर्न भी की इसके मामले में, हाँ जी। और लोगों की समझ में आना भी लगा। लोगों ने कहा ऐसा थोड़ी होता, कई हमारे खिलाफत भी हुई। लेकिन जब मराठा आरक्षण का जो फैसला था वो हाईकोर्ट से, मतलब महाराष्ट्र हाईकोर्ट से जल्दी डिसाइड हो गया, और वो सुप्रीम कोर्ट से भी डिसाइड हो गया, और वो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात पर ठप्पा लगा दिया कि बिल्कुल साहब ये संसद ही जो डिसाइड करेगी। अब संविधान संशोधन के बाद यही स्थिति है, जो संसद डिसाइड करेगी वही ओबीसी होगा, और जो राष्ट्रपति अधिसूचित करेंगे वही ओबीसी कहलाएगा। तो राज्यों का अब कोई अधिकार नहीं रह गया है। तो ये वास्तविक जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनके हित की बात थी, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर समीक्षा होकर के अगर वास्तविक पिछड़ों को, वंचितों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है तो देश के भी हित में है, गरीबों के भी हित में, और जो वंचितों के भी हित में है। लेकिन अब राजनीति में वंचित और गरीबों की कौन सुनता है साहब। अब प्रेशर बनाया जा रहा था सरकार के ऊपर ये मराठा आरक्षण का आदेश आने के बाद से, तो सरकार को भी, अब केंद्र सरकार को आगे यूपी के चुनाव आ रहे हैं तो वो सरेंडर होगी केंद्र सरकार, और वो सरेंडर होकर के अभी ये संविधान संशोधन ले आए हैं, और राज्यों को दोबारा वही अधिकार दे रहे हैं जो इनको मतलब पहले 102 में संविधान संशोधन से पहले थे। ठीक। तो वो की वो स्थिति हो जाएगी, राज्य अपनी सूचियां जारी कर पाएंगे। अब मेरे ख्याल से अभी देखते हैं ये संविधान संशोधन जो एक्ट पारित होगा उसके बाद देखेंगे, कुछ शब्दावली पढ़ेंगे तो क्या केंद्र की सूची अलग रहेगी, राज्य की सूची अलग रहेगी, क्योंकि अभी तक तो 102वें संविधान संशोधन से ओबीसी की बिल्कुल एग्जैक्टली वही पोजीशन होगी थी जो एससी और एसटी की पोजीशन है। जो केंद्र को सारे अधिकार थे, राज्यों को सिर्फ रिकमेंडेशन का अधिकार था, और बाकायदा वही प्रोसीजर था। एनसीबीसी रिकमेंड करेगा, कैबिनेट अप्रूव करेगी, संसद पारित करेगी, और राष्ट्रपति अधिसूचित करेंगे। जो कि वो अपने एससी एसटी में होता है तो वो बड़ी अच्छी प्रक्रिया थी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता था, और वास्तविक हकदार को लाभ मिलता था। अब देखते हैं ये शब्दावली क्या आती है 127 संविधान संशोधन की, उसके बाद क्या पोजीशन बनती है, राज्यों और उसकी सूचियां अलग अलग रहती हैं या सेम हो जाएंगी, इसको देख कर डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है नरूका साहब, अगर ये सुधार के लिए किया गया फैसला था तो अब इस फैसले को बदलने के पीछे की मंशा क्या है? देखो, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही रहा कि सभी जो भी आरक्षण है, आरक्षण के साथ उनको संरक्षण भी मिले। इस बारे में मैं बताऊं कि जो संविधान में 102वां संशोधन किया, उस संशोधन में पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। वो संवैधानिक दर्जा किस बात का दिया गया? वो केवल आरक्षण के लिए नहीं था, पिछड़ा वर्ग को संरक्षण के लिए भी था। आप उसके 102 के संशोधन को अगर अपन पूरा पढ़ते हैं तो उसमें जो भी पिछड़ा वर्ग हो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती हो, या उसके कहीं ऐसी जातियां हो जो पिछड़े में है लेकिन उसको सम्मिलित नहीं किया जाता, या उनके ऊपर कोई अत्याचार होते हैं, तो बाकायदा राष्ट्रीय आयोग का जो गठन किया, उसको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उसमें शिकायत की जा सकती थी, उसको निराकरण किया जा सकता था। तो 102 वाला संशोधन की ही आगे की जो परिपाटी थी वो 127वां संशोधन है, जिसमें बाकायदा कई स्टेट गवर्नमेंट से भी, मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी ये बात थोड़ी कम हजम होती है सर सुरेंद्र जी, कि आपको 102 के बाद 127वां संशोधन करने के लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ा, जिसका कोई पता नहीं था कि मराठा आरक्षण को लेकर के कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में 50% की कैप पर तो सुनवाई होगी, लेकिन लगे हाथों ये भी बात आ जाएगी कि स्टेट नहीं देंगे, अब केंद्र ही देगी। आप इस बात का इंतजार थोड़ी कर रहे थे 2018 के बाद? आपको सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या अब आप जो बात कर रहे हैं उसका मतलब ये निकाला जाए कि संरक्षण देने का जो पहलू है वो तो केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग करता रहेगा, और आरक्षण आपके राज्यों को दे रहे हैं, ये मतलब कह रहा हूं जो पिछड़ा वर्ग है उस पिछड़ा वर्ग को केवल आरक्षण देने से ही अगर उसकी इतिश्री नहीं होती, अगर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ साथ में आप संरक्षण भी दिया जाना आवश्यक है, उसको संवैधानिक दर्जा अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आरक्षण की बात करें तो मेडिकल के अंदर भी अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले, अगर आर्थिक जो ये पिछड़ा वर्ग है उसको अगर आरक्षण की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने की। आज जो राज्यों को दिए जाने का जो दर्जा, राज्य सरकारें जैसे उसमें कई स्टेट्स में ऐसा तो होता था कि वो सूचियां बना के किस को कौन सी जाति उसको अंदर रखा जाए, कौन सी को बाहर रखा जाए। इस बात के लिए इन्होंने ये जो संशोधन किया है, उस संशोधन से ये चीज क्लियर होगी कि किसी स्टेट में अगर कोई ऐसी जाति है जिसको पिछड़ा वर्ग में आना आवश्यक है, उस पिछड़ा वर्ग के लिए भी उस जाति को जो संविधान में सेक्शन जो आर्टिकल है 368B उसके अनुसार भी देखना पड़ेगा, जो 102 में से जो संशोधन किया था।
तो क्या वो उसके अंदर आती है या नहीं आती है? तो राज्य की तरफ से भी इस बात की सिफारिश है, राज्य सरकार भी दे, क्योंकि बीच में ये हो गया था कि राज्य सरकारें किसी न किसी तरीके से किसी को ओबीसी की लिस्ट में डाल देती थी और उसके बाद वो उस पर ये थोप देती थी, साहब ये तो केंद्र सरकार मंजूरी देगी तभी होगा। तो आज राज्य सरकारों को जब ये सुविधाएं दी है, राज्य सरकारों को ये अधिकार केंद्र सरकार से दिया है, वो केवल पिछड़ा वर्ग के आगे के उत्थान के लिए दिया है कि राज्य सरकार उसमें क्या करे। सुरेंद्र जी, जो बीच में हो गया था वो अब होगा तो उसको कैसे रोकेंगे? अगर वो किसी भी जाति को जोड़ करके कहते हैं हाँ साहब इसको भी दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा? क्या परिवर्तन आ जाएगा? मंशा तो सुधार की थी ना, मंशा तो ये थी ना कि हर किसी जाति को बिना किसी पैरामीटर के ओबीसी में शामिल नहीं किया जा सके। गहन जांच पड़ताल के बाद केंद्र से हो और केंद्र के स्तर पर आंदोलन करके और तमाम दूसरे रास्ते अपना करके दबाव बना लेना, संसद को दबाव में ले आना, ये मुश्किल होता है, ये आप सब हम सब जानते हैं। तो उस स्थिति में इस सुधार का फिर फायदा क्या निकला? और ये कहकर आप थोड़ी बचा जा सकता है कि बीच में से पैरामीटर तो बाकायदा अभी भी रहेंगे, पैरामीटरों में कोई चेंजिंग नहीं होगी। बाकायदा अभी ये जो संशोधन आएगा उसमें जो लीगल लैंग्वेज है वो क्या रहेगी, लेकिन पैरामीटर तो बाकायदा अभी भी रहेंगे। बिना पैरामीटर यानी जो केंद्र अधिकार देते हैं तो वो तो राजनीतिकरण हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने जो कहा कि केंद्र के ऊपर बात डाल दिया करते थे, वो केंद्र के ऊपर बात डालने की स्थिति कम से कम अब नहीं आएगी, जो भी हो। लेकिन चौधरी साहब, इससे हो तो भला ही रहा है। आप लोगों को तो इस बात पर आपत्ति भी थी कि स्टेट्स को हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसी को डैमेज कर देगा इस तरह का अगर इंतजाम किया गया तो इसका तो स्वागत करते हैं चौधरी जी। देखिए जेपी शर्मा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे से पहले दो वक्ताओं ने बात कही, राष्ट्रपति ने बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि गलती में सुधार किया है। 2018 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 102, उसके बाद में जो परिस्थितियां बनी और उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से कहा, उस 2018 का जो 102 के अंदर ऐसा प्रभाव हुआ कि पूरे देश के अंदर 617 जातियों को उस रिजर्वेशन से बाहर आना पड़ा। जो जातियां हैं वो बाहर निकल गई क्योंकि केंद्रीय सूची ही अधिसूचित कर रही थी। आज जो आपने राज्यों को अधिकार दिए, ये पूर्ववर्ती अधिकार थे, लेकिन राज्यों के अधिकार की मांग जो अलग अलग राज्यों के अंदर आंदोलन हुए, अलग अलग राज्यों के अंदर जिस प्रकार से जातियों का जो आंदोलन है, चाहे मराठा को, पटेलों को, जाटों का और लिंगायतों का, पूरे देश के अलग अलग हिस्से के अलग अलग मांगे रही। आज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या चुनाव को लेके है या जातियों को संरक्षण और चुनाव उसको हिस्सेदारी की है। अगर हिस्सेदारी की होती तो आज भी देश के 27 राज्यों में इस रिजर्वेशन की कैप को लेकर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम चाहते हैं कि केंद्र इस प्रकार से गणना करे, इस प्रकार से उनकी भागीदारी हो, जिस राज्य के अंदर जो जितनी भी जो गणना है, कितने ओबीसी की जातियां हैं, कितना ओबीसी का उसके अंदर इन्फ्लुएंस है, जब तक अगर ये नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपने बात सही कही कि लड़ाई राज्यों के स्तर पे मरने का एक प्रयास उन्होंने छोड़ दिया है। क्योंकि चाहे मराठा आरक्षण को लेकर चले तो मराठा आरक्षण का बेसिक क्या मांग है आपकी कि ये कैप हटा दी जाए? पहली बात तो 50% की कैप हटा दी जाए। दूसरी बात, आप ये चाह रहे हैं कि उसका वर्गीकरण इस तरह से हो कि जिस जाति के जितने लोग हैं उसके अनुपात में उसको बांट दिया जाए, यही करना चाह रहे हैं क्या? लेकिन निश्चित रूप से अगर 50% को आप नहीं उठा पाएंगे और ओबीसी का अगर प्रतिनिधित्व की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो अगर किसी भी राज्य के अंदर ओबीसी की कैप कितनी है, ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, उसी अनुपात में तो आप उसको रिजर्वेशन का प्रतिनिधित्व देना चाह रहे हैं ना। अगर आप उसके अनुपात में नहीं दे रहे हैं तो किस प्रकार से उसको संरक्षण हो सकता है और किस प्रकार से न्याय हो सकता है? ये मैं कहना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े मुखर होकर करें, हमने उसको संरक्षण देने का काम किया है। चौधरी साहब, केंद्र राज्यों की जगह अगर केंद्र निर्णय करे तो फेडरल सिस्टम डैमेज होता है। हम हमारे समाज को बांट दें कि इस समाज के इतने लोग, इनको इतना % नौकरी मिलेगी, इस समाज के इतने लोग, इनको इतना % नौकरी मिलेगी। इससे हमारा फेडरल सिस्टम भी डिस्टर्ब नहीं होता, हमारा सोशल सिस्टम भी नहीं डिस्टर्ब होता और हम बहुत तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन खैर, आपने एक बात चीज की डिमांड करता है और आप उसको छत पे बैठा दें, आप उसको एक हाइट पे बैठा दें और वो बात को भूल जाए और वो कहे कि मुझे नीचे उतारने लग जाए। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने जो छीना और उसको देख के वाई लूटना चाहते हैं क्या? 2102 का आपने भी सवाल उठाया, मैंने भी सवाल उठाया, लेकिन आप जो मांग कर रहे हैं, आप जो स्टैंड बता रहे हैं अपना, उस पर भी तो सवाल उठते हैं। मैं आपके सामने वो सवाल रख रहा हूं। और सत्यनारायण जी, एक मिनट चौधरी साहब सुनिए। सत्यनारायण सिंह जी, ये बात केवल 50% की कैप हटा करके ऊपर जाने वाले रिजर्वेशन तक ही सीमित नहीं है, और कम से कम आज भले ही सीमित हो, ये बात आगे जा करके जब ओबीसी की लिस्टिंग करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से ओबीसी में शामिल करेगी जातियों को, तब क्या लगता नहीं कि एक भानुमति का पिटारा खुलेगा? जिन जातियों का वर्चस्व है, जिन जातियों का संख्यात्मक रूप से जो ज़्यादा है, जो प्रभुत्व वाली जातियां हैं, उन जातियों को या तो पहले से आरक्षण में ओबीसी आरक्षण में शामिल किया हुआ है या फिर उनको किया जाएगा।
जो वंचित हैं, जो संख्या में कम हैं, जो इस तरह से संगठित होकर आंदोलन नहीं कर सकती हैं, जिनको वास्तव में दरकार है, उनका शामिल किए जाने का रास्ता खुलता है क्या इससे? नहीं, इसमें देखिए इंदिरा साहनी में बहुत स्पष्ट निर्णय दिया गया था कि स्टेट्स लिस्ट स्टेट बनाएगी और सेंट्रल लिस्ट सेंट्रल कमीशन बनाएगा स्टेट कमीशंस की राय के अनुसार। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको हटा करके स्वयं अपने आप ही सेंट्रल लिस्ट में जोड़ना शुरू कर दिया। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो वापस वही स्थिति ला रहा है जो इंदिरा साहनी के अनुसार थी। अब इसमें जैसा आप कह रहे हैं ये होगा कि नई नई जातियां बन रही हैं। इससे यानी जो 140 जातियां मंडल ने की थी उसको हम ले आए थे 70 जातियों, अब लोग ले आए उसको 91 पे और अब भी सैकड़ों दरखास्तें हैं, लोग उपजातियां बना करके कर रहे हैं। अब ये अगर सेंट्रल कमीशन के अप्रूवल से होता तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होता। अब ये होगा कि जैसा आपने कहा कि हरियाणा में एक जाति, गुजरात की दूसरी जाति, महाराष्ट्र की तीसरी जाति और आंध्र प्रदेश की चौथी जाति, ये सब जातियां आंदोलित होंगी और अब इनको पॉलिटिकल दृष्टि से जोड़ा जाएगा और नतीजा ये होगा आज जैसी स्थिति है कि टोटल आरक्षण को 5 या 10 जातियां खा रही हैं। बाकी जैसा आपने कहा कि राजस्थान में ही 40 ऐसी जातियां हैं जिनको आज तक कुछ इसका लाभ 1% भी नहीं मिला। तो नतीजा ये होगा कि जातियों में वैमनस्य होगा, जातियों में असमानता होगी, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस से लिस्टें बनेंगी और सेंट्रल के लिए भी ये जिन जातियों को सेंट्रल ने मना किया है उनके लिए भी सेंट्रल को करना पड़ेगा। सेंट्रल को ये करना ही था तो ये करना चाहिए था। ये ओबीसी की बहुत बात करते हैं प्रोग्रेस करने की, इनको रिवीजन करने का प्रावधान इसमें करना चाहिए था। जैसा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, मंडल में भी था, 10 साल में इस सूची का रिवीजन हो। आपको ताज्जुब होगा कि जो लिस्टें आज तक बनी है वो बढ़ती जा रही है। यही तो बात दिलचस्प है सत्यनारायण सिंह जी, 10 साल में रिवीजन की बात छोड़िए, 10 साल में रिवीजन की बात छोड़िए, स्थिति ये नहीं है क्या, सच्चाई ये नहीं है क्या? हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हमको ये कहने में कोई गुरेज क्यों होना चाहिए कि देश में ये देखकर किसी जाति को आरक्षण वर्ग के दायरे में, आरक्षित वर्ग के दायरे में शायद ही लाया गया होगा कि ये कितनी पिछड़ी हुई है, या लाया भी गया होगा तो हो सकता है लाया गया हो, लेकिन उन जातियों को जरूर लाना पड़ा है जो संगठित होकर के सरकार का विरोध करना जानती हैं और जो सेटल्ड वोट बैंक हैं। ये सच्चाई नहीं है क्या सत्यनारायण सिंह जी? नहीं, देखिए छोटी जातियों को जोड़ा गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो कंपैरेटिवली समृद्ध हैं, एजुकेटेड हैं, पॉलिटिक्स में टाफी है, एग्रेसिव है, उन्होंने सारा आरक्षण का लाभ लिया और अब असमानता इस लिस्ट में और हो गई। इसका क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन बहुत आवश्यक है, अन्यथा ये लिस्टों के का नतीजा ये है कि 5 या 7 या 10 जातियां अलग अलग स्टेट में वो इसका लाभ लेंगी। जातिवाद बढ़ रहा है, बढ़ेगा, आपस में वैमनस्य बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी चिंता की तरफ आपने इशारा किया। पाराशर नारायण जी, सत्यनारायण सिंह जी ने और आपने इस मामले पे बहुत गहराई से अध्ययन किया है और आप लगातार इसको लेकर के संघर्ष भी कर रहे हैं। कुछ कड़े फैसले लिए बिना इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। राजनीति से परे हम सियासत के आरोप भाजपा पे लगा दें, सियासत पे के आरोप कांग्रेस पे लगा दें। एक मिनट के लिए फर्ज करिए कि सियासत से ऊपर उठ जाती हैं हमारी जातियां, जो भी राज कर रही हैं, वो जहां भी राज कर रही हैं वहां अगर कोई कड़ा फैसला लेना पड़े जो कि इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान करता हो, वो कड़ा फैसला क्या हो सकता है पाराशर नारायण जी? वो कड़ा फैसला हमारी निगाह में ये है साहब, जो EWS के 5 मानदंड हैं वो एज सच ओबीसी पे भी लागू कर दिए जाए, फिर चाहे राज्य सूचियाँ बनाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तव में वंचितों को, गरीबों को और पिछड़ों को लाभ मिलेगा आरक्षण का और उनको जो सरकारी नीतियाँ हैं उसका फ़ायदा ही मिलेगा। ये एक सेंटेंस में बात है और वो हम ओबीसी से ही रिट लगवा रहे हैं और वो करना ही पड़ेगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को करना पड़ेगा। वो 500 मानदंड जो है एज सच अगर ओबीसी पे लागू कर दिए जाए तो आज की तारीख में जो दबंग जातियां या दबंग और संपन्न लोग लाभ ले रहे हैं वो स्वतः बाहर हो जाएंगे और वास्तव में पिछड़ों को, वंचितों को, जो एक्चुअल में जो पिछड़े हैं, हकदार हैं, उनको लाभ मिलेगा। ऐसा
ठीक है, और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं सत्यनारायण सिंह जी के पास जाऊंगा। पाराशर जी, इस मामले में और तो बस यही है कि जैसे पहले जो व्यवस्था की थी बड़ी अच्छी की थी केंद्र सरकार ने, लेकिन ये राजनीतिक दबाव में कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, तो करना पड़ेगा। ठीक है सत्यनारायण सिंह जी, ये बात एक महत्वपूर्ण बात की पाराशर जी ने, क्योंकि अभी तक क्रीमी लेयर को विवाद था ओबीसी के अंदर। अब ईडब्ल्यूएस में अपने आप ही वो आरक्षण मिला ही क्रीमी लेयर के प्रावधान के साथ है, उसके साथ 5 अन्य प्रावधान हैं। इनको अगर लागू कर दिया जाए, इस रास्ते को कितनी उम्मीद कर सकते हैं इस रास्ते से हम, सत्यनारायण सिंह जी, अगर इस तरह का कोई रास्ता निकाला जाए? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अभी इन्होंने कहा कि ओबीसी में वंचित और गरीब जोड़े गए हैं, अगर ये लोग जातीय आधार पर जनगणना का तो विरोध कर रहे हैं, जब तक वो नहीं आएगी तब तक आप कैसे कहेंगे कि कौन तो वंचित है, कौन इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, कौन सोशली है, कौन एजुकेशनली है। तो जो भी सेंसस अब आ रही है उसके अंदर नहीं, ये सिंह साहब सुनिए, ये आप उसको जोड़ने के पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि जोड़ लिए जाने के बाद ये एप्लीकेबल होना चाहिए। जाति को जोड़ लिया आपने उसके पैरामीटर्स के आधार पर, जब आपने जोड़ लिया तो पात्र व्यक्ति को मिले और अपात्र व्यक्ति को या कम पात्र व्यक्ति को उसी अनुपात में लाभ मिले, उसका रास्ता और क्या हो सकता है? इसी तरह का कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। उसका रास्ता 2 ही हो सकते हैं कि पहले तो एक्चुअली में मालूम तो पड़े कौन वंचित है कौन नहीं है, कौन गरीब है कौन नहीं है, किसको लाभ मिला किसको नहीं मिला, ये तो मालूम ही नहीं है आज की तारीख। केवल अनुमानों से चलते हैं। मैंने तो लिस्टें, ये रिपोर्टें बनाई है 6, केवल लोगों से पूछ करके, बात करके, देख करके ही होता है, कोई डेटा तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि डेटा लाइए। नागराज में कहा है कि आपको अगर रिजर्वेशन करना है तो डेटा इकट्ठा करिए। अब SC ST में भी क्रीमी लेयर की बात इसीलिए नहीं चल समय हो गया है, और ये आपके और पाराशर नारायण जैसे लोग, पाराशर नारायण जी हैं, ऐसे लोगों के सामने की चुनौती है। जो हमारे राजनीतिक मित्र हैं, इनके जो राजनीतिक दल हैं, जो सरकारें हैं, उनकी चिंता मुझे लगता है कम है। उनकी पहली चिंता ये होती है कि विवाद पैदा नहीं हो, पैदा हो तो मेरे ऊपर उसका ठीकरा नहीं फूटे, और जहाँ तक हो सकता है अगर कोई नया कदम उठाना है तो उसका अधिकतम लाभ जितना लिया जा सकता हो उतना लिया जा सके। खैर, किसी भी इस तरह से हुआ हो, लेकिन ये मानकर चलना होगा कि बड़े तादाद में लोगों की यह डिमांड थी, राजनीतिक दलों की भी डिमांड थी कि ये वापस राज्यों के पास से अधिकार जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।